Okay. So we have covered these two topics, ethics and human interface, and attitude. Now we will move on to aptitude and foundation values of CS. These topics are there in the syllabus. Apart from aptitude, these values, these specific values. Aptitude. There are two portions in this topic. One is aptitude, another is foundational values. So, what is aptitude? तीन टर्म्स है, एप्टीट्यूड, स्किल एंड एबिलिटी. इन तीनों में फर्क क्या है? एप्टीट्यूड जो है, इट्स लाइक टेम्पोरली, ये तीनों सीक्वेंस में होते हैं. पहले एप्टीट्यूड आपके पास होता है, फिर एबिलिटी होती है, फिर स्किल होती है. सो व्हाट एप्टीट्यूड टेल्स यू इज वेदर यू हैव एन एप्टीट्यूड फॉर एग्जांपल सिविल सर्विसेज. सो उसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको ट्रेनिंग दी जाए, देन यू कैन बिकम ए गुड सिविल सर्वेंट. दैट्स योर एप्टीट्यूड फॉर समथिंग, दैट मीन्स एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विसेज. एबिलिटी क्या होती है? दैट यू कैन परफॉर्म एज अ सिविल सर्वेंट. आपको ट्रेनिंग दी गई है, यू हैव रिसीव्ड द ट्रेनिंग एंड नाउ यू हैव डेवलप्ड एन एबिलिटी फॉर द सिविल सर्विसेज. सो दैट्स एबिलिटी. एंड वंस यू आर इन द फील्ड एंड यू आर प्रैक्टिसिंग वेल, देन यू हैव ए स्किल, यू आर ए स्किल्ड सिविल सर्वेंट. सो ये तीनों चीजें टेम्पोरली आती है. व्हेन यू अपीयर इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, योर एप्टीट्यूड इज मेजर्ड. So if you clear the civil service examination, that means you have an aptitude for civil services. Then in Labasna you are given training. आपको ट्रेनिंग दी जाती है. एक बार वो ट्रेनिंग खत्म हो जाए तब आपके पास एबिलिटी है, that now you can become a good civil servant. मगर आप अगर फील्ड में हो, 10-15 सालों का आपका एक्सपीरियंस है, यू आर डूइंग एवरीथिंग वेल, देन यू आर ए स्किल्ड सिविल सर्वेंट. आपके पास अब स्किल है. सो like all of us, taking another example, all of us can drive, right? If given training we can learn how to drive. So once एक बार सीख लेते हैं हम गाड़ी चलाना, तो हमारे पास एबिलिटी आ जाती है. लेकिन still we are not Michael Schumacher. So Michael Schumacher is a skilled driver. We are not a skilled driver, even if we know how to drive. So this is the spectrum. So aptitude में अगर आप ट्रेनिंग ऐड करो तो you will get ability. Ability में अगर आप प्रैक्टिस करो then you get skill. aptitude जो होता है वो लाइक इनबोर्न भी होता है, इनेट भी होता है, एंड ऑल्सो यू कैन एक्वायर, बट इनेट पोटेंशियल ज्यादा होता है. जैसे ही आप आगे जाते हो, एबिलिटी, स्किल, ऑल दीज थिंग्स कैन बी एक्वायर्ड, स्किल्स कैन बी एक्वायर्ड, बट एप्टीट्यूड माइट नॉट बी एक्वायर्ड. अगर आपके पास वो एप्टीट्यूड नहीं है देन यू माइट नॉट डू बेटर इन दैट थिंग. बट इट्स ऑल्सो ट्रू कि ऐसा नहीं है कि इट्स कास्ट इन स्टोन. एप्टीट्यूड फिक्स नहीं होता, नेचर भी होता है, नर्चर भी होता है. So, 3 kinds of aptitude are required for a civil servant: intellectual aptitude, moral aptitude, and emotional aptitude. Intellectual aptitude is all that thing in paper 1, 2, 3. Moral aptitude is what you do in paper 4. Emotional aptitude is what we will learn. उसमें क्या आता है कंटेंट. So ये तीनों चीजें जरूरी होती है. फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज. फाउंडेशनल वैल्यूज मतलब एक सिविल सर्वेंट के लिए जो सबसे ज्यादा बेसिक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू सिस्टम है वो कौन सी है. लाइक नॉट ऑल वैल्यूज हैव सिमिलर इंपॉर्टेंस. एक हायरार्की होती है वैल्यू की, जिसमें फॉर एग्जांपल फॉर गांधी जी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस वाज द हाईएस्ट वैल्यू. और अगर उन दोनों में भी कंफ्लिक्ट हो तो ट्रूथ वाज द हायर वैल्यू एंड नॉन वायलेंस वाज द सेकेंडरी वैल्यू. सो ऐसा हायरार्की होती है सभी वैल्यूज में. सो इफ वी थिंक अबाउट लाइफ ऑफ ए और ए कैरियर ऑफ ए सिविल सर्वेंट, तो उनमें से सबसे ज्यादा बेसिक जो जरूरी वैल्यूज है वो कौन सी है.
So those are foundational values. So अलग अलग कमिटीज ने अलग अलग वैल्यूज आइडेंटिफाई की, अलग अलग कंट्री वाइज अलग अलग होती है. सबसे पॉपुलर एफर्ट था ये नोलान कमिटी. इट वॉज अ ब्रिटिश कमिटी, लाइक अपनी जो ARC थे उसी तरह वो बनी हुई थी, जिसमें पब्लिक सर्विसेज में कौन सी वैल्यूज जरूरी है और हाउ टू इम्प्रूव द एथिकल कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, उसके बारे में ये कमिटी थी. सो दे आइडेंटिफाइड सम वैल्यूज, how many 7 or 8 some foundational values they identified. So that's they are called Nolan committee values. 7 values are there. Then second ARC values. So there is a paper by second ARC, ethics in governance or something, that's the title. So उनमें उन लोगों ने values identify की गई है कि ये सब values जरूरी है सिविल सर्वेंट्स के लिए. हाँ, कई सारे और सोर्सेज भी है, ट्रेडिशनल वैल्यूज भी है. फॉर एग्जांपल एनोनिमिटी, न्यूट्रलिटी, ये आप लोगों ने सुना होगा कि सिविल सर्वेंट हैज टू बी एनोनिमस एंड न्यूट्रल. सो दिस आर द ट्रेडिशनल वैल्यूज. ये सब तो अभी आया, 2008 में आया ARC, उससे पहले किया था. तो उससे पहले भी देयर वेर सम वैल्यूज एक्सपेक्टेड ऑफ ए सिविल सर्वेंट. देयर आफ्टर OECD ने भी कुछ वैल्यू सिस्टम दी है. OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिकली, पूरा नाम भूल गया, ये वेस्टर्न कंट्रीज का ग्रुप है. सो उन लोगों ने भी कोई वैल्यूज आइडेंटिफाई की हुई है. सो देर आर मेनी वैल्यू सिस्टम्स. व्हाई दिस वैल्यूज आर नेसेसरी? सो अगेन द आंसर विल बी इन NPM. न्यू मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी इज देयर. पब्लिक सर्विसेज का कॉन्सेप्ट जो है बदल रहा है. अब सिविल सर्वेंट जो है वो डायरेक्टली अकाउंटेबल है सिटीजन कस्टमर के लिए. सो लाइक ही हैज टू रिस्पॉन्ड टू द मोरल यूनिवर्स ऑफ द सिटीजन. सो उसके पास डिस्क्रिशन है. नाउ ही इज अ सेंसिबल ह्यूमन बीइंग. सो क्योंकि ये सब डिस्क्रिशन है, अलग अलग स्टेक होल्डर से डील करना होता है, सो इसीलिए ही नीड्स सम गाइडिंग प्रिंसिपल्स इन हिज कंडक्ट. सो दिस वैल्यूज विल प्रोवाइड दैट गाइडिंग प्रिंसिपल्स. These are the values of Nolan committee. Selflessness, integrity, objectivity, accountability, openness, honesty and leadership. इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज वी ऑलरेडी हैव सेकंड ARC वैल्यूज. अलग अलग वैल्यूज क्यों थी? वाई डिडंट वी कॉपी दिस? डायरेक्टली इसको भी कॉपी करके रख सकते थे. बट द रीजन इज द वैल्यूज आर ऑल्सो कल्चर स्पेसिफिक और हिस्ट्री स्पेसिफिक. तो ऐसा नहीं होता कि यूनिवर्सल वैल्यूज होती है. यूनिवर्सल था, यूनिवर्सल चीजें कहाँ से थी? तो जब वेबरियन मॉडल था ब्यूरोक्रेसी का, तब सब यूनिवर्सल था. इंडिया हो, अमेरिका हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. वेबर इज वेबर. बट thereafter wherever the ethics come into picture, अलग अलग वैल्यू सिस्टम आती है और वो कल्चर स्पेसिफिक, हिस्ट्री स्पेसिफिक होती है. तो लाइक वी आर चेंजिंग द वैल्यूज फॉर आवर सेल्फ. सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट अडॉप्ट दिस डायरेक्टली. जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. सेल्फलेसनेस फॉर एग्जांपल, we hardly require this value because we are a collectivist society. ऑलरेडी इंडिविजुअल पे स्ट्रेस कम होता है. इंडिविजुअलिज्म पे वैल्यू हम जो स्ट्रेस देते हैं अपनी वैल्यू सिस्टम का, कम होता है. अगर कोई करप्शन भी करता है तो ही डज इट फॉर हिज ओन फैमिली और हिज ओन चिल्ड्रन और हिज ओन कास्ट और वट एवर. सो वी डू नॉट नीड टू एम्पैथाइज दिस वैल्यू. सो सिमिलरली देर आर डिफरेंसेस इन अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो. सो वी विल जस्ट टेक ए मेंशन ऑफ दिस एंड मूव ऑन. सो हम क्या करेंगे, सेकंड ARC की जो वैल्यूज है वो डिटेल में सारी देखेंगे एक के बाद एक. और फिर कुछ और वैल्यूज है जो मुझे लगा कि जो अच्छी है, यू शुड कवर इट. सो आई हैव कवर्ड दोज वैल्यूज. एज आई सेड, सेकंड ARC का रिपोर्ट है एथिक्स इन गवर्नेंस. पूरे रिपोर्ट द पर्पस क्या है वो रिपोर्ट का, कि हाउ टू क्रिएट एन एथिकल स्ट्रक्चर फॉर सिविल सर्वेंट्स. उसमें उन लोगों ने वैल्यूज भी दी गई है और कई सारे इंस्टीट्यूशनल मेजर्स भी दिए गए, लाइक कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. सो दैट्स द कम्प्रिहेंसिव अप्रोच ऑफ ARC. सो उनमें से हम आज के लिए सिर्फ वैल्यूज ले रहे हैं. सो फर्स्ट वैल्यू इज इंटीग्रिटी. एज यू कैन सी दिस 3 वैल्यूज, फर्स्ट 3 एंड द लास्ट 3, ये दोनों सेट जो है, अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो उसका ऑर्डर अलग है, ये ऑर्डर में नहीं है. बट
There is a reason why I have clubbed all these three values and these three values. Characteristically ये values अलग है. These values are more intellectual, competence related. These values are more emotional. So that's why I have classified this value system. And the other traditional values are neutrality, anonymity, creativity, humility. These we will take a broad view of. Integrity. As you can see, there are three terminology. I don't know if you can see or not. Probity, honesty and integrity. So as you can see, probity is a narrow term, honesty is a broader term, but integrity is the most comprehensive term. That's why once we cover integrity, we don't require the other two terms. Probity का मतलब क्या होता है? Probity का मतलब होता है, let me clarify one thing first of all. There are slight chances of difference of opinions in these values and the meaning of this terminology, because इसका कोई स्टैंडर्ड स्टडी या कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है, तो देर विल ऑलवेज बी सम सब्जेक्टिविटी. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्लाटो की बात कर रहे हो तो उसमें कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती, उसने जो कहा वही फाइनल होता है. बट दिस आर दी थिंग्स वेयर डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस आर देयर, सो यू शुड टेक थिंग्स विथ लिटिल पिंच ऑफ सॉल्ट. प्रोबिटी मतलब लैक ऑफ करप्शन. इट्स अ वेरी नैरो टर्म. आप करप्शन मत करो, फाइनेंशियल प्रोप्राइटी रखो, that is probity. Honesty is something broader. It also includes probity. Honest हो तो आपको करप्शन तो नहीं ही करना है. In addition to that, honesty का मतलब क्या होता है कि one you should be truthful. आप अपने एक्शंस और थॉट्स को हाइड मत करें. दूसरा एक एस्पेक्ट ये होता है कि ऑनेस्टी मीन्स डूइंग योर ड्यूटी. आपको जो भी ड्यूटी दी गई है वो आप फेथफुली करो. अगर नहीं कर सकते तो रिपोर्ट इट ऑनेस्टली. दैट्स ऑनेस्टी. इंटीग्रिटी इज इवन ब्रॉडर terminology than that. Suppose if there are some duties which you do not agree with, आपका conscience एग्री नहीं करता, then if you are a person of integrity, then you will not do that duty. For example, if you are in law enforcement, you are in police or in army, and you are ordered to fire on unarmed people, unarmed peaceful protesters. So if you are an honest person, you will follow your orders, you will fire on them. But if you are a person with integrity, you will not fire him. If you believe that it's wrong to attack people without any arms. So that's integrity. Integrity में आप अपनी duties blindly follow नहीं करते, but you put that thing to your conscience. If your conscience permits, only then you will do it. If it's reasonable, only then you will do it. So that's a broader term, integrity. इंटीग्रिटी में तीन एस्पेक्ट्स होते हैं. एक, आपकी वैल्यू सिस्टम जो है वो आपके कंडक्ट के साथ मैच होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि आप सोच कुछ अलग रहे हो और आपको करना कुछ अलग है. दैट इज नॉट इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी में क्या होता है, आपका ABC, एज वी सेड, एटीट्यूड में ABC कंपोनेंट्स होते हैं. तीनों एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट होने चाहिए. ऐसा नहीं कि एक कंपोनेंट है और बाकी के कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ कोग्निटिव एस्पेक्ट है और बिहेवियरल एस्पेक्ट नहीं है. सो वो दोनों चीजें कंसिस्टेंट होनी चाहिए. सो दैट्स इंटीग्रिटी. देयर आर मेनी, लाइक इंडिया में आप कई सारी सोसाइटी में या इवन इन पॉलिटिक्स यू कैन सी मेनी थिंग्स वेयर दीज थिंग्स इज नॉट ऑब्जर्व्ड. Consistency between conduct and value system, and we believe one thing and do other thing. So for example, corruption, it's a standard example. No one will agree that corruption is a good thing. Everyone will see that in a long run corruption is not good for anyone, but still everyone does that. Similarly, even in religion, like all religions favor some kind of abstinence. ये मत करो, वो मत करो, ये सब चीज़ें रिलीजन में होती है, एंड वी जेन्युइनली बिलीव दैट ऑल्सो. बट जब प्रैक्टिस की बात आती है तब वो चीज़ें हम करते हैं, विथ गिल्ट करते हैं, लेकिन आइडियोलॉजी हम हमारी चेंज नहीं करेंगे.
So we will keep on believing that like desire is a bad thing and we should suppress it, but we won't suppress it in actual practice. So that's the discrepancy between conduct and conviction. The second aspect of integrity is that your value system should be internal. Now forget about conduct. आपकी जो वैल्यू सिस्टम है वो खुद ही इंटरनली कंसिस्टेंट होनी चाहिए. इफ यू बिलीव इन कैपिटलिज्म और अगर आप लैंड एक्विजिशन एक्ट को भी सपोर्ट कर रहे हो जो नया अमेंडमेंट आया है, तो दैट्स नॉट कंसिस्टेंट वैल्यू सिस्टम, बिकॉज कैपिटलिज्म का बेस क्या है कि फ्रीडम एंड कंसेंट, राइट. और अगर आप लैंड एक्विजिशन में देखोगे तो कंसेंट क्लोज निकाल दिया है, तो कंसेंट क्लोज जो है वो डाइल्यूट कर दिया है. सो लाइक यू कैन नॉट से दैट आई वांट टू डू बिजनेस एंड आई शुड बी अलाउड टू डू द बिजनेस, बट सम अदर पर्सन शुड नॉट बी अलाउड टू डू फार्मिंग और उसकी जमीन ले ली जाए, स्टेट जबरदस्ती उससे ले ले. So that's not a consistent stand. Similarly, like on many instances we will see that लोगों के पास दो मोरालिटी होती है, एक अपने लिए और दूसरों के लिए. एक हम लोगों को सिखाते हैं कि ऐसा करना चाहिए और एक हम खुद अपनी लाइफ में करते हैं. सो हाइजीन फॉर एग्जाम्पल, वी कीप आवर होम्स क्लीन बट सिविक सेंस नहीं है हम में. सो ऑल दीज थिंग्स आर inconsistency within our value system. Similarly, the issue of children and women, like if you see the traditional religious literature, then you can find portions which support like बच्चे भगवान का रूप होते हैं. फिर आप चाइल्ड लेबर भी देखोगे तो वुमन जो है उसको पूजा जाता है, लेकिन फिर प्रैक्टिकल लाइफ में अलग चीजें होती है. सो ये चीजें चलती रहती है. सो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इन चीजों की वजह से यू आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ आइदर गिल्ट और कॉग्निटिव डिसोनेंस. मीन्स साइकोलॉजिकल लाइफ जो है वो आपकी वो होलिस्टिक नहीं होगी एंड मेंटल वेल बीइंग आपका उतना अच्छा नहीं होगा, बिकॉज आपको पता है विद इन योर सेल्फ यू नो दैट देयर इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू, बट इफ यू स्टिल कीप ऑन डूइंग इट देन वो एक तनाव तो पैदा करता है. तीसरा एक एस्पेक्ट है कि वैल्यू सिस्टम इन इटसेल्फ शुड बी रेशनल. ऐसा हो सकता है कि वैल्यू सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो, उसके कंसिस्टेंट आपका कंडक्ट भी हो, लेकिन वो वैल्यू सिस्टम खुद रेशनल ना हो. फॉर एग्जांपल क्रिएशनिज्म, इवोल्यूशन इज अ रेशनल प्रिंसिपल, क्रिएशनिज्म इज नॉट ए रेशनल प्रिंसिपल. अब वो उसके ऊपर पूरी एक कंसिस्टेंट सिस्टम होगी कि भाई भगवान ने इंटेलिजेंट लाइफ कैसे बनाई, लाइफ कहाँ 5000 साल पहले आई और ये सब हुआ, तो उसका पूरा स्ट्रक्चर उन लोगों के पास अवेलेबल है. द होल सिस्टम इज कंसिस्टेंट बट रीजनेबल नहीं है पूरी सिस्टम. अगर आप उसको दूसरे फील्ड के साथ जोड़ते हो तो आपको पता चलता है कि दिस इज नॉट ए रीजनेबल थिंग. सिमिलरली अगर आपकी खुद की कोई आपने खुद मोरालिटी बनाई हो, यू आर ए फिलोसोफर, यू हैव क्रिएटेड वन मोरालिटी ऑफ योर सेल्फ, so it might not be a rational morality or a consistent morality. ये ऐसे ही जेम्स मिल ने और प्लाटो और एरिस्टोटल ने फिलोसॉफी मोरालिटी बना दी और उतनी फेमस नहीं हो गई. दिस मोरालिटीज लाइक यूटिलिटेरियनिज्म फॉर एग्जांपल, इगोइज्म हमने जो देखी थी, डिओन्टोलॉजी और वो सब, ये ऐसे ही फेमस नहीं हो गई. दिस थिंग्स आर पॉपुलर बिकॉज दे आर कंसिस्टेंट. आप कंसिस्टेंटली यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल को लाइफ के सभी एस्पेक्ट में अप्लाई कर सकते हो एंड रिजल्ट वॉन्ट बी अब्सर्ड रिजल्ट नहीं होंगे, सेंसिबल रिजल्ट होंगे. मिडल पाथ प्रिंसिपल फॉर एग्जांपल, एरिस्टोटल का जो गोल्डन मीन था या बुद्धिज्म का मिडल पाथ है, दैट अगेन इट्स अ टेम्परामेंट दैट यू कैन कंसिस्टेंटली अप्लाई एवरीवेयर एंड द आउटकम टू विल नॉट बी अब्सर्ड. सो वैल्यू सिस्टम खुद भी रेशनल होनी चाहिए, ऐसा नहीं खुद भी मान लिया और उसके ऊपर एक पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया. सो दिस थ्री थिंग्स आर the components of integrity. Integrity can be at the different level, individual level, then there is intellectual integrity. Intellectual integrity में क्या आता है कि आप सभी चीज़ों को एक समान इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड से इवेल्युएट करें. फॉर एग्जांपल एक कॉमन एरर है जिसे कहते हैं फॉल्स एट्रीब्यूशन एरर. उसमें क्या है कि सपोज आपका कोई एम्प्लॉय लेट आता है, सो यू विल से कि वो लेट उठा होगा.
और अगर आप लेट आते हो तो ट्रैफिक था. सो होता क्या है, इफ यू वर्क हार्ड, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गेट सक्सेस देन यू विल से यू वर्क हार्ड. इफ समवन एल्स गेट सक्सेस देन यू विल से उसका तो कोचिंग था. सो बेसिक चीज क्या है कि आप अपने बारे में डिस्पोजिशन, जो पॉजिटिव फैक्टर्स है वो आप खुद के बारे में डिस्पोजिशन को देंगे, मतलब आपके स्वभाव को एट्रीब्यूट करोगे, और किसी और के जो अच्छे फैक्टर है वो आप सिचुएशन को एट्रीब्यूट करोगे. एग्जैक्ट उल्टा होता है नेगेटिव एस्पेक्ट में. अगर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है अपने बारे में तो वो आप सिचुएशन को एट्रीब्यूट करोगे, और अगर किसी और के बारे में नेगेटिव एस्पेक्ट है वो आप उसके नेचर को एट्रीब्यूट करोगे. तो दैट्स लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी. आप सेम स्टैंडर्ड सभी पे अप्लाई नहीं कर रहे हो. द अनदर इज स्टीरियोटाइपिंग. आपको जो ग्रुप पसंद नहीं है उसको आप स्टीरियोटाइप कर दोगे. मैंने वो एग्जांपल दिया था कि क्लास को आर्बिट्रेरीली डिवाइड कर दिया था दो ग्रुप्स में. थोड़े टाइम बाद दोनों ग्रुप एक दूसरे को गालियां देने लगे कि ये लोग ऐसे है, ये लोग ऐसे है. सो दैट्स स्टीरियोटाइपिंग एंड दैट इज नॉट इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, क्योंकि आप रिगर नहीं रख रहे हो और कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड से सब चीजों को इवेल्युएट नहीं कर रहे हो. सो दैट्स इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी. प्रोफेशनल इंटीग्रिटी मतलब इंडिविजुअल प्रोफेशंस का कोड ऑफ कंडक्ट होता है और उसके प्रिंसिपल्स होते हैं. जैसे इंजीनियर्स के लिए उसका एथिक्स होगा, एथिकल प्रिंसिपल्स होंगे. फिर अगर डॉक्टर्स हो तो डॉक्टर्स के लिए वो हिपोक्रेटिक ओथ होती है. सो इंडिविजुअल प्रोफेशन के लिए इंडिविजुअल वैल्यू सेट्स होता है. सो इफ यू आर फॉलोइंग दैट वैल्यू सिस्टम तो दैट्स योर प्रोफेशनल इंटीग्रिटी. हर एक प्रोफेशन का एक वैल्यू सिस्टम होता है. जनरली ये जो प्रोफेशनल वैल्यू सिस्टम होती है वो उसकी रेगुलेटिंग बॉडीज होती है उसने डेवलप की होती है. जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसने मेडिकल साइंस, मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए वैल्यू सिस्टम दी होगी. सिमिलरली सीए के लिए वो आईसीएआई है, उसने बनाई होगी. तो सब प्रोफेशनल बॉडीज जो होती है वो एथिकल स्टैंडर्ड्स बनाती है और दैट्स द प्रोफेशनल इंटीग्रिटी फॉर यू. ऑर्गेनाइजेशनल इंटीग्रिटी. You are working in a private company, then profit is one value that you have to follow. Then there are other, like कोई भी कंपनी होती है वो अपने विजन या ऑब्जेक्टिव्स में एक वैल्यू सिस्टम देती है कि we want to do good things for people. फेसबुक का प्रिंसिपल जो होता है, फॉर एग्जाम्पल कनेक्टिंग पीपल. सो these are the value systems related to particular organization. How to inculcate इंटीग्रिटी लाई कैसे जाए. सो एक टेम्पलेट रखिए. आप कोई भी वैल्यू अगर आपको इम्पार्ट करनी हो किसी इंडिविजुअल पे, सो एक कॉमन फैक्टर होता है ट्रेनिंग. सभी में आएगा कॉमन फैक्टर. सेकंड इज इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर. इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर मतलब क्या, लॉस, रूल्स, रेगुलेशंस, ये सब चीज है. ओके. सो ये दोनों चीजें तो आएगी, बाकी पर्टिकुलर सॉल्यूशन अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग होगा, लेकिन ये दोनों चीजें तो कॉमन सभी में आएगी. सो एआरसी ने लाइक दे हैव गिवन होस्ट ऑफ रिकमेंडेशंस कि क्या करना है इसमें. एक रिकमेंडेशन है कोड ऑफ एथिक्स. कोड ऑफ एथिक्स में क्या होता है कि हम आगे देखेंगे कोड ऑफ एथिक्स क्या है, लेकिन एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं. जितने भी डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट के, फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री, सिविल सर्वेंट्स, जुडिशियरी, फिर पीआरआईज, सो जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट है उन सभी के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बना देना है, कोड ऑफ एथिक्स बना देना है. सॉरी, कोड ऑफ एथिक्स में क्या रहेगा कि ब्रॉड प्रिंसिपल्स रहेंगे कि जिसको एम्प्लॉय को या लेजिस्लेटर को इधर करना है और उसका रिपोर्ट दिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट में कोड ऑफ एथिक्स अगर आपने बनाया है तो स्पीकर विल बी रिस्पॉन्सिबल टू इवेल्युएट दैट थिंग कि भाई पार्लियामेंटेरियन ने कितनी बार डिसरप्शन किया पार्लियामेंट का, और ये सब रिपोर्ट स्पीकर बनाएगा. उसके लिए एक कमिटी रहेगी जो इसको मेजर करेगी, इवेल्युएट करेगी कि ये जो एथिक्स है ये फॉलो हुआ या नहीं, और उसका पब्लिकेशन होगा. सो कोड ऑफ एथिक्स में जनरली होता यह है कि उसकी कोई पिनल प्रोविजन नहीं होती. अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया तो ऐसा नहीं कि आपको जेल में डाल देंगे और आपके करियर में कोई प्रॉब्लम आएगा.
इट इज जस्ट फॉर क्रिएटिंग पब्लिक प्रेशर or creating social pressure or informing people. Sometimes people just don't know what to do. They want to do good things. Laden always wants to do good things. He is not a bad person, but he is guided by wrong principles. So ऐसा होता है, तो there your value system or code of ethics can help you. So code of ethics का एक अपना महत्व होता है. फिर there are many mechanisms. One of them is integrity testing. इंटीग्रिटी टेस्टिंग में क्या होता है कि रैंडम सैंपल सिलेक्ट करते हैं, कोई भी पब्लिक ऑफिशियल होता है उसको जाके ब्राइब देते हैं, और अगर वो एक्सेप्ट करता है तो लाइक ही इज इन ट्रबल, नहीं करता तो ही इज ए पर्सन विद इंटीग्रिटी. दिस इज नॉट दिस सिमिलर टू सीबीआई रेड. सीबीआई जो रेड पाड़ती है दैट्स अ डिफरेंट थिंग. सीबीआई रेड जो होती है उसका पर्पज होता है करप्ट लोगों को निकालना, इसका पर्पज होता है ऑनेस्टी एस्टेब्लिश करना. तो सीबीआई अगर आपके पास आएगी तो they will give you a bribe of 1 lakh. The bribe amount will be so ridiculous that you will accept it. But इसका पर्पज ये होता है, ये आपको 1 लाख की ब्राइब नहीं देंगे, ये आपको 10,000 की ब्राइब देंगे. सो दैट्स द डिफरेंस. आपको ललचाना है, इंड्यूस करके ब्राइब आपके पास एक्सेप्ट करवानी है, वो पर्पज नहीं होता. इट इज देयर टू टेस्ट योर इंटीग्रिटी. दूसरा सीबीआई रेड जो होती है वो वंस इन अ वाइल होती है. किसी को डर नहीं लगता कि सीबीआई रेड पड़ेगी. ये आई थिंक न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में है ये इंटीग्रिटी टेस्टिंग. उसमें होता है कि ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द ऑफिशियल जो है उसके ऊपर ये टेस्टिंग की गई है. सो इट्स दैट फ्रीक्वेंट, तो उसकी डिटरेंट वैल्यू बहुत हाई होती है. सभी को लगता है कि हमारी बारी एक बार तो आएगी इसमें. सो दैट्स अ वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट. फिर ये कुछ रिकमेंडेशन है कि पहली पोस्टिंग जो है वो ऑनेस्ट ऑफिशियल के नीचे की जाए. तो वो एकेडमी में से लोग एक प्रिजुडाइज लेके आते हैं कि भाई ऑनेस्टी पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है. तो अगर वो सीधा कोई ऑनेस्ट ऑफिशियल के नीचे काम करता है तो उसको लगेगा नहीं, जिससे फिजिबल वे इस रास्ते से भी एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सकता है. सो दैट्स द डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट. सो ऐसे लाइक आपको करना ये है कि एआरसी का पूरा रिपोर्ट अगर आप ना पढ़े, लेकिन यू हैव टू गो थ्रू दी रिकमेंडेशंस, तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि व्हाट एआरसी इज सेइंग. सो ऐसे कई सारे रिकमेंडेशंस है. लेट मी सी इफ आई एम फॉरगेटिंग एनीथिंग. सेकंड वैल्यू इज ऑब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि लैक ऑफ सब्जेक्टिविटी, अपोजिट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी. कोई भी डिसीजंस हो तो वो कैसे लेना है डिसीजन, तो सब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे नहीं लेना है. ऑन योर टेस्ट, ऑन योर चॉइसेस, ऑन योर इमोशंस, ऐसा नहीं करना है. पॉलिसी बेस्ड फॉर एग्जांपल डिसीजन होता है, पॉलिसी के ऊपर कोई डिसीजन होता है तो दैट्स एन ऑब्जेक्टिव डिसीजन बिकॉज यू आर फॉलोइंग ए पॉलिसी. If you are following a rule, then that's also an objective decision. So, objectivity होनी चाहिए. कहाँ से कहाँ पे ये मैनिफेस्ट हो सकते हैं. सिलेक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव, रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, रिकमेंडेशन ऑफ अवार्ड्स. फॉर एग्जांपल ये भारत रत्न दिया जाता है, दैट्स नॉट एन ऑब्जेक्टिव, किसी को भी दे देते हैं. सो दैट शुड बी ऑब्जेक्टिव. Now, how to inculcate? एक तो ट्रेनिंग, एज आई से ट्रेनिंग सब में आती है. इसमें किस तरह की ट्रेनिंग होती है. ऐसे कई सारे मेथोडोलॉजी. फॉर एग्जांपल अगर इस क्लास को मैं आर्बिट्रेरी डिवाइड कर दूं, दो ग्रुप में डिवाइड कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, और आई आस्क यू, आपके दिमाग में जो भी आता है आई विल टेल यू अबाउट. फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट के बारे में आपको जो भी विचार है वो दूसरे बंदे को बोलो, ठीक है, एक्सप्लेन इट टू हिम. और देयर सेम थिंग विल बी डन बाय द अदर पर्सन. अब मैं क्या करूंगा कि जो दूसरे बंदे जो है, जिसने लिसनर जो है, उसको मैं पूछूंगा कि भाई तुम्हारा जो पार्टनर है उसके विचार क्या है पार्लियामेंट पे. इसमें होता ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसने सुना ही नहीं है.
वो इमीडिएटली अगर अभी ये मैं टेस्ट दे दूंगा ना, तो वो क्या होगा कि जो सुन रहा है ना, वो अपने बारे में भी सोच रहा है कि नहीं, मैं पार्लियामेंट के बारे में क्या सोच रहा हूँ, क्योंकि आई डिडंट गिव देम टाइम। सो वो सुनता नहीं है। अगर सुनता है तो रिप्रोड्यूस करने में अपना जो अपने खुद का जो ओपिनियन है वो उसमें ऐड कर देगा। सो इस सब का मतलब क्या होता है कि यू आर नॉट ऑब्जेक्टिव। आप अगर सामने वाले की बात ही नहीं सुन रहे हो तो यू कैन नॉट पुट योर डिसीजंस ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। सेम अगर आप रिप्रोड्यूस कर रहे हो कि उसका पार्लियामेंट के बारे में क्या मानना है, तो देन यू विल एड योर ओन स्टफ इनटू दैट। दैट्स अगेन नॉट ऑब्जेक्टिविटी। सो दैट हेल्प्स यू मेजर व्हाट इज योर लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। तो ऐसी कई सारी ट्रेनिंग होती है जिससे आप ऑब्जेक्टिविटी इनकलकेट कर सकते हो। देयर आर अदर, all these are again institutional factors. Critical thinking में क्या होता है कि like many types of error we usually do. For example, argument from authority. ASI ने थोड़े टाइम पहले गोल्ड के लिए गोल्ड हंटिंग की थी। एक मंदिर के पास में सब एक्सप्लोर कर दिया था, लेकिन गोल्ड नहीं मिला उसको। उसको लगा कि ये जो बाबा लोग हैं वो अथॉरिटी है कि गोल्ड कहाँ पे है। सो दैट्स द अथॉरिटी। इफ यू आर सिक एंड इफ यू आर गोइंग टू अ डॉक्टर, देन दैट्स अ राइट अथॉरिटी। बट अगर आपको सोना ढूंढना है और उसके लिए अगर आप बाबा लोग के पास जाओ, तो दैट्स नॉट द राइट अथॉरिटी। सो मेनी अ टाइम्स अथॉरिटी spoils our decisions. So the critical thinking helps you overcome that. And similarly, you can find lots of fallacies in argument. Argument में कई सारी fallacies होती है, तो once you can identify that, you can overcome that and your decisions can be objective. बाकी कई developed countries में ये mechanisms होती है, right to review decision. कोई डिसीजन अगर लिया गया है, आपको लगता है वो that affects you, for example land use policy. लैंड यूज पॉलिसी अगर चेंज की गई हो और अगर फार्मर को अफेक्ट कर रहा है, देन देयर इज एन अथॉरिटी। वहां पे जाके वो फार्मर वहां पे जा सकता है एंड ही कैन हैव एन रिव्यू ऑफ इट कि भाई ये मुझे अफेक्ट कर रहा है, दिस डजंट हेल्प मी, एंड रिव्यू इट। तो उसमें क्या होता है कि जिसको भी डिसीजन लेना है, ही विल थिंक अबाउट ऑल द स्टेक होल्डर्स। वो ऑटोमेटिकली डिसीजन नहीं लेगा, क्योंकि फिर वो अपेलेट अथॉरिटी उसको परेशान करेगी। सिमिलरली राइट टू बी हर्ड। सेम एग्जांपल अगर लैंड यूज पॉलिसी मुझे डिवाइस करनी है, तो उसमें स्टेक होल्डर्स कितने हैं? फार्मर इज अ स्टेक होल्डर। देन आई हैव टू कॉल दैट फार्मर और ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देम टू टेक देयर ओपिनियंस, और वो उन ओपिनियन को मुझे जस्टिफाई करना है अपनी पॉलिसी में। तो दैट्स राइट टू बी हर्ड। सो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इफ यू डू नॉट हैव स्टैटिस्टिक्स, देन यू कैन नॉट टेक ऑब्जेक्टिव डिसीजंस। सो फॉर एग्जाम्पल, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, नए गोल्स जो आए हैं, उसमें प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 190 और 180 इंडिकेटर्स है, उतना हमारे पास स्टेटिस्टिक्स ही नहीं है। वो उससे पहले 18 इंडिकेटर्स थे, उसमें भी हमारे पास स्टेटिस्टिक्स नहीं थे। तो दिस इज 10 टाइम्स मोर देन दैट, एंड वी आर इन कंप्लीट ब्लैकनेस, कुछ नहीं है हमारे पास। सो ऑब्जेक्टिव डिसीजन नहीं ले सकते। So your decision has to be data based, and for database these things such as business intelligence, which is helpful. Transparency, अगर ट्रांसपेरेंसी आती है, RTI को अगर आप ऑनेस्टली डिस्पेंस करते हो, तो वो प्रेशर रहता है कि आप अपने डिसीजंस बायस नहीं रखें। डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, इसमें दो फैक्टर होते हैं। वंस यू शुड नो व्हाट इज पब्लिक सर्विस। पब्लिक पर्पस क्या है इसमें, कोई भी इश्यू में, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप जुडिशियरी में हो, तो व्हाट्स द पब्लिक पर्पस? जस्टिस। सो फिर दैट्स योर प्राइम पर्पस, दैट शुड बी अपहेल्ड। बाकी जो चीजें आती है, वो अगर उसमें इंटरवीन करती है, तो देन यू हैव टू रिमूव इट। फॉर एग्जांपल, मर्सी, अगर आपको कंपेशन आ जाता है कि नहीं, ये क्रिमिनल, तो इसको सजा नहीं देनी चाहिए, तो दैट्स रॉन्ग, बिकॉज अल्टीमेटली जस्टिस सर्व नहीं हो रहा है। सो पब्लिक इंटरेस्ट को आपको पता होना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा? तो वो जो हमने थियरी दी थी, वो अप्लाई करो तो आपको पब्लिक इंटरेस्ट पता चल जाएगा। दूसरा एक चीज है परजर्वरेंस, मतलब लगे रहना अपने काम में। यू शुडंट गिव अप अंटिल यू गेट द रिजल्ट्स। सो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ।
यूपी में प्रेसिडेंट्स रूल था, यूपी में प्रेसिडेंट्स रूल था, टाइम मुझे नहीं पता। तो वहाँ पे रायट हुए थे। तब प्रेसिडेंट्स रूल होता है तब गवर्नर और यूनियन मिनिस्ट्री के बीच में मतलब ओवर पावर हो जाता है स्टेट गवर्नेंस। तो रायट हुआ था यूपी में कहीं पे, तो होम मिनिस्टर को वहाँ पे आना था, यूनियन होम मिनिस्टर को यूपी में आना था उस रायट अफेक्टेड एरिया में और आके देखना था कि वहाँ पे कैसे सिचुएशन है। तो उसने गवर्नर को बोला, अब गवर्नर को तो कुछ पता नहीं होता, तो चीफ सेक्रेटरी, वो बात चीफ सेक्रेटरी के पास गई। तो वी आर टॉकिंग अबाउट चीफ सेक्रेटरी नाउ। तो चीफ सेक्रेटरी सेड कि अगर वो बंदा अब आएगा तो ट्रबल कम होने से ज़्यादा चांसेस है कि बढ़ जाएगी, क्योंकि he will give some statements which will violate the peace environment. So we didn't want that home minister to come in UP in that particular town. तो उसने गवर्नर को समझाया, गवर्नर ने बोला कि नहीं आप होम मिनिस्टर से ही बात कर लो, मेरी नहीं मान रहे वो। तो चीफ मिनिस्टर इज टॉकिंग विद होम मिनिस्टर। सो पहले तो इसने समझाया कि नहीं आप नहीं आ सकते, तो ही हैड टू कम, होम मिनिस्टर इंसिस्टेड दैट ही वांट टू कम। ही गेव रीजन कि मुझे पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछे गए, उसका मुझे आंसर देना है, इसलिए मुझे वहाँ पे आके सब देखना होगा। सो वो चीफ सेक्रेटरी कहता है कि मैं आपको डेटा सब भेज दूंगा, कि आपको जो भी डेटा चाहिए दैट आई विल सेंड यू बाय टुमारो, सो यू डोंट नीड टू कम हियर। बट दैट होम मिनिस्टर, उसके पास भी ये वैल्यू थी, ये परजर्वेरेंस है उसके पास ही थी। सो ही सेड नहीं ऐसा नहीं करना है, आप मुझे वो डेटा दे दो, ऐसा नहीं करना है, मैं वहाँ पे आके एक बार देखना चाहता हूँ। सो फिर भी वो नहीं माना। सो होम मिनिस्टर कहता है कि देखो वहाँ यहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल है और दैट मीन्स यूनियन गवर्नमेंट जो कहती है वो आपको करना होता है, यू डू नॉट हैव चॉइस, इफ आई वांट टू कम आई वांट टू कम, यू कैन नॉट हेल्प इट। सो अब वो चीफ सेक्रेटरी कहता है कि नहीं मुझे आपकी बात नहीं माननी है, मुझे कैबिनेट की बात माननी है, अगर आपको आना है तो कैबिनेट में से रिजोल्यूशन पास करो और रिजोल्यूशन मुझे भेजो, फिर मैं आपको आने दूंगा। तो अब वो कैबिनेट मीटिंग तो रख नहीं सकता, तो अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो होम मिनिस्टर कहता है कि मैं आने वाला हूँ, आपसे जो होता है वो कर लो, मैं आऊँगा वहाँ पे। सो अभी भी ये हिम्मत नहीं आ रहा। ही सेड कि आपको कोई रिसीव करने नहीं आएगा, एक भी बंदा आपको रिसीव करने नहीं आएगा, आपको आना है तो आना, आओ एयरपोर्ट पे, आपको कोई रिसीव करने के लिए नहीं आएगा और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं नहीं लेता। तो हुआ कि अल्टीमेटली होम मिनिस्टर नहीं आया, बट द मेन थिंग इज कि he didn't give up. There was a decision that he arrived. एक डिसीजन उसने लिया कि भाई यहाँ पे कोई पॉलिटिशियंस नहीं आने चाहिए। That was a correct decision. सब प्रोस और कॉन्स उसने सोच के एक डिसीजन लिया था। बट अगर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यू नीड टू स्टिक विथ दैट पॉइंट। आपके पास प्रेशर आएंगे, पब्लिक प्रेशर होगा, फिर there are many other aspects. So but you have to go with that. So that's perseverance. It's a predictor of success. Like only talent and intelligence is not important. आप कितना लगे रहते हो वो भी important है. So even this can be taught. ये नेचर और नर्चर दोनों में, नेचर आप नर्चर भी कर सकते हो. So this also can be taught.